हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीडीसी लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज से हम स्टार्ट करते हैं हमारा मॉडल क्वेश्चन पेपर जो औषधि निर्माण अधिकारी की वैकेंसी आई हुई है महाराष्ट्र में। उसमें हम बेसिकली मॉडल पेपर को कवर करेंगे। जैसे क्वेश्चन पेपर आते हैं, प्रीवियस जो क्वेश्चन पेपर हैं उनका एनालिसिस करके हम लोगों ने प्रॉपर एक पेपर को डेवलप किया गया है और उसको हम क्वेश्चंस के साथ साथ उसमें हम डिस्कशन भी करेंगे और जो एडिशनली इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहेंगे वो सब हम कवर करने वाले हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को हम। सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा। विटामिन B3 विटामिन B3 का आपको नाम बताना है। देखो ये जो चीज है ना, इसको आप लोग ध्यान रखें कि कभी भी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जाते हैं आप, ये हमारे लिए तो ठीक है, हम तो फार्मेसी स्टूडेंट हैं। जो जनरल स्टूडेंट्स भी होते हैं, जो जनरल स्टडी में जीएस में भी आपका विटामिन आता है, ठीक है ना, और उसमें भी आपको जितने भी विटामिन हैं, अगर टोटल नंबर आप पूछे तो 13 विटामिन होते हैं। ये आपका क्वेश्चन आ चुका है एमपी फार्मासिस्ट जो 2023 के एग्जाम में आया हुआ था, ठीक है ना, कि कितने टोटल विटामिन होते हैं, ये आपको पूछा जा चुका है। दूसरी चीज आपको क्या करना, सभी ऑल विटामिन के नेम, केमिकल नेम और उनकी डेफिशिएंसी में कौन सी डिसीज होती है, यहां से एक क्वेश्चन तो आपको आएगा ही एग्जाम में, ये मान के चले। मतलब ये आउट क्वेश्चन है, फिर भी हम जानते हैं कि हमको विटामिन से क्वेश्चन आना है, लेकिन हम क्वेश्चंस को नहीं करते और हम गलत करके आते हैं। तो विटामिन B3 का नाम पूछा गया है, इसका आंसर दें। सिंपल सा है। देखो विटामिन B3 का अगर आपको नाम देना है तो इसमें आपको ध्यान रखना है, सबको ऑप्शंस को कैंसिल करो। ये पायरिडॉक्सिन विटामिन B6 है, राइबोफ्लेविन क्या है हमारा, विटामिन आपका B2 है, ठीक है ना, और पेंटोथेनिक विटामिन B5 है। तो बचा क्या हमारा, ये निकोटिनिक एसिड, ये विटामिन B3 होता है। इसमें निएसिन भी दिया रहता है कि दोनों ही करेक्ट होते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, विटामिन B3 का जो नेम है वो क्या है हमारा नेम, उसको निकोटिनिक एसिड। पेंटोथेनिक एसिड B5 का होता है, ठीक है। तो इसको सिंपल सा एक ट्रिक है इसमें, थायोरब्बा पेंट, ठीक है ना, नया प्यारा सा, इससे याद कर लो। थायोरब्बा ये B1 हो जाएगा, थायमीन। रब्बा मतलब आपका हो गया विटामिन B2, ठीक है ना। यहां पर आपका रहेगा निएसिन में B3 आ जाएगा। पेंटोथेनिक, पेंटो ही वर्ड है तो B5 हो जाएगा। थायोरब्बा पेंट नया प्यारा, प्यारा मतलब B6 होता है, पायरिडॉक्सिन है, और प्यारा सा, और B12 साइनोकोबालम, ये हमारे मेन होते हैं। फिर बायोटिन भी होता है, फोलिक एसिड भी होते हैं, तो वो सब है। तो टोटल कितने विटामिन होते हैं, 13 विटामिन होते हैं, आपको ध्यान रखना है। ओके, तो इस क्वेश्चन का जो अपना करेक्ट आंसर दिया होगा वो निकोटिनिक एसिड है। यहाँ पे दिख रहा है विटामिन B3 को हम क्या बोलते हैं, निएसिन भी बोलते हैं, ठीक है ना। ये हमारा कैसा होता है, जो कीड़ा होता है, कीड़ा विटामिन K, विटामिन E, विटामिन D, ये जो होते हैं हमारे, ये वाटर इनसॉल्युबल होते हैं। आप वाटर इनसॉल्युबल बोल दो या फिर बोल दो भैया मेरे लिपिड सॉल्युबल है, क्या है, लिपिड सॉल्युबल विटामिन। इसके अलावा जितने भी विटामिन है, चाहे वो हमारा विटामिन C हो या पूरे B कॉम्प्लेक्स हो, या वो हमारा फोलिक एसिड हो या बायोटिन हो, ये सभी विटामिन क्या होते हैं हमारे, वाटर सॉल्युबल होते हैं। निएसिन इज द जेनेरिक नेम ऑफ द निकोटिनिक एसिड। निकोटिनिक एसिड कई बार क्या होता है, कुछ ब्रांडेड प्रोडक्ट्स में मेंशन रहता है। इसका आईयूपीएसी नेम क्या होता है, ये भी याद रखना। हम फार्मेसी स्टूडेंट हैं तो हमको, मैं आपको एक चीज और बोलूंगा, विटामिन में हेटेरोसाइक्लिक रिंग कौन सी होती है वो भी आपको याद है। जैसे कोबाल्ट कंटेनिंग विटामिन कई बार आता है, विटामिन B12 होता है, ठीक है। थियाजोल रिंग किसमें होती है, थियामीन में होती है। तो इसमें पायरिडीन 3 कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। पायरिडीन रिंग जानते हो अपन लोग, ये पायरिडीन रिंग होती है हमारी, ठीक है। ये पायरिडीन है, यहाँ से 1 2 3 पोजीशन पे आपका है। तो ये जो हो गया हमारा, इसी को तो हम बोलते हैं निकोटिनिक एसिड, ठीक है, इसी को बोलते हैं निएसिन। तो ये स्ट्रक्चर भी हो गया इसका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पोटेशियम परमैंगनेट, जिसको सब जानते होंगे अपन लोग, इसको KMnO4 बोलते हैं। किसका एग्जाम्पल होता है, KMnO4 जो होता है किसका एग्जाम्पल होता है, KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट किसका एग्जाम्पल है। एसिडिफाइंग एजेंट नहीं होता है, ठीक है ना। एसिडिफाइंग एजेंट क्या होते हैं, जो पीएच को अपना रिड्यूस करते जाए, एसिडिटी को बढ़ाते हैं। एल्कलाइजिंग क्या होते हैं, जो पीएच को बढ़ाते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, जो रिडक्शन के लिए, ठीक है ना, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो ऑक्सीडेशन के लिए। तो यहाँ पर पोटेशियम परमैंगनेट भाई जो मेरे हैं वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। ये सबको पता होना चाहिए, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। पोटेशियम परमैंगनेट जो होता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और इसमें कुछ डिसइंफेक्टेंट प्रॉपर्टी होती है, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, अमोनियम क्लोराइड इज यूज्ड, ठीक है।
देखो अमोनियम क्लोराइड किस फॉर्म में यूज करते हैं अपन लोग, ठीक है। अमोनियम क्लोराइड देखें, अगर आपने कभी देखा हो, अमोनियम तो जानते हो, अमोनियम क्लोराइड है ये साल्ट है एक्चुअल में। किसका साल्ट है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस आपका HCl का साल्ट होता है, ठीक है। इन दोनों से मिलकर साल्ट बना हुआ है। तो इसको कैसे यूज करोगे? अमोनियम जो है एक्चुअल में आपका एल्कलाइजिंग प्रॉपर्टी रखता है, तो एल्कलाइजिंग एजेंट हो गया। एस्टेंजेंट भी होता है, प्रोटीन प्रेसिपिटेट भी करता है। एक्सपेक्टोरेंट, कप सिरप देखना मार्केट में आते हैं जो हमारे कप सिरप, उसमें एम्ब्रोक्सेल के साथ ब्रोमोहेक्सिन के साथ ये रहता है आपका, ठीक है। तो एक्सपेक्टोरेंट, कफ की बात आई तो मुझे कफिंग चलने लगी। मैं भी अभी कफिंग का सिरप ही ले रहा हूँ एक्सपेक्टोरेंट, लेकिन उसमें नहीं है, उसमें दूसरी ड्रग है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसमें ऑल द अबव सही आंसर होगा। जब भी कभी भी क्वेश्चन पेपर में अगर ऑल द अबव आता है तो वहां जल्दबाजी मत करना, पूरे ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ा करो भाई मेरे, क्योंकि पेपर देने का मौका एक बार मिलता है। घर जाओगे, रास्ते में दोस्त बोलेगा यार तुमने ये पढ़ा नहीं, हाँ यार मुझे याद ही नहीं रहा, मैंने नोट नहीं पढ़ा, मैंने एक्सेप्ट नहीं पढ़ा। अरे भाई अपन पेपर देने का को जाते हैं, अपन सालों से पढ़ाई कर रहे हैं, मौका एक बार मिलता है। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, अगर क्वेश्चन नहीं पढ़ोगे ना आप तो बहुत लॉस में हो। क्वेश्चन पढ़ो, पूरे ऑप्शंस पढ़ो, अगर जैसे नन है, एक्सेप्ट है, ऑल है, नॉट है, फॉल्स है, ट्रू है, इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ा करो। ये कई बार इजी क्वेश्चंस को गलत करा देते हैं। ये इसका यहाँ पर मेन एक्सपेक्टोरेंट, ठीक है ना, यहाँ पर एल्कलाइजिंग एजेंट के फॉर्म में भी इसको यूज करते हैं अपन, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसमें या तो फिर यहाँ पे ऑप्शंस चेंज करेंगे आप, तो यहाँ पे ऑल जगह अगर अपन कर दें, ठीक है ना, यहाँ पर एंटिटी सूप कर दें, तो इस केस में फिर मोस्ट करेक्ट आंसर अपना क्या होगा? सी होगा, ठीक है ना। एल्कलाइजिंग एजेंट भी होता है, एस्टेंजेंट प्रॉपर्टीज कम होती है, बट ये एल्कलाइजिंग एजेंट तो बिल्कुल है। तो इसलिए यहां पर आपको ध्यान रखना है कि इसका आंसर आप एक्सपेक्टोरेंट लगाएंगे। देखो यूज, देखो इसमें लिखा है कि इसके क्या क्या यूजेज होते हैं। यूज इन द फर्टिलाइजर, नाइट्रोजन, यूज ऑफ मेडिसिन, कप मेडिसिन। मेडिसिन में अगर पूछते हैं तो वो अपन को एक्सपेक्टोरेंट बनाना है, ठीक है। ग्लू वगैरह में यूज होता है, ठीक है, प्लाईवुड वगैरह में ट्रेडिशनल यूज है। नेक्स्ट है इसका मैच द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ टर्पीन विद देयर रिस्पेक्टिव एग्जांपल। इसमें देखो ये कोग्नोसी का क्वेश्चन है और आपको पूछा गया है मोनोटर्पीन, सेस्क्यूटर्पीन, डाइटर्पीन क्या होते हैं, ठीक है। जो आइसोप्रीन यूनिट रहती है अगर वो आपकी सिंगल है तो मोनोटर्पीन है, अगर डबल हो जाती है तो डाइटर्पीन हो जाता है, ठीक है ना। डाइटर्पीन है, ट्राइटर्पीन है, और जो इस तरीके से हम इसको बना सकते हैं। मोनोटर्पीन में सिंगल रहता है, ठीक है ना। और ये इसका पूरा आपको मैच द कॉलम दिया रहता है, तो इसको ध्यान से करना है। देखो कोगनोसी में एक चीज मैं बताऊं ना, देखो कोगनोसी में बच्चे क्या करते, बहुत पढ़ते, आप कुछ मत पढ़ो, आप एल्कलॉइड का क्लासिफिकेशन याद करो, ग्लाइकोसाइड का करो, टर्पेनॉइड्स का करो, और उनके एग्जाम्पल याद करो, कौन किसका एग्जाम्पल है, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है ना आपको इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। तो इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो इसमें क्वेश्चन हमारा क्या है? सी राइट आंसर है। इसमें जो पी है हमारा, पी मतलब क्या हुआ पर मोनोटर्पीन। मोनोटर्पीन का जो एग्जाम्पल है हमारा वो क्या है? मोनोटर्पीन हमारा जेरिनोइल होता है, ठीक है। सेस्क्यूटर्पीन, सेस्क्यूटर्पीन जो होता है हमारा ये आपका जिंजीबरोन होता है, ठीक है, जो जिंजर में रहता है। डाइटर्पीन्स का एग्जाम्पल क्या है? डाइटर्पीन्स जो होते हैं हमारे ये मेनॉल है, मिनॉल है, ठीक है ना, ये याद रखना। और ट्राइटर्पीन क्या होता है? ट्राइटर्पीन बड़ा होगा अच्छा खासा, तो उसमें आपका ट्राइटर्पीन में क्या आएगा? लेंटोस्टेरॉल आएगा। लेंटोस्टेरॉल से आगे जाके कौन बनता है? कोलेस्ट्रॉल बनता है। ये कोलेस्ट्रॉल का सिंथेसिस के स्टेप्स में यूज होता है, इनको क्लियरली ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो मोनोटर्पीन के एग्जांपल। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है भाई मेरे। मोनोटर्पीन्स के एग्जांपल अच्छे से याद कर लेना, जैसे जीरेनियोल होता है, अच्छे से याद कर लो, ठीक है ना। सेस्क्यूटर्पीन में जिंजीबरेन को याद कर लो, ठीक है। डाइटर्पीन्स में फाइटोल, मेनॉल को याद करो। ट्राइटर्पीन्स में आपका लेंटोस्टेरॉल, ये स्टीरॉल वाले होते हैं ट्राइटर्पीन्स, तो इनको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैफीन विद टेस्ट गिव अ पर्पल कलर एज अ प्योर एल्कोलाइड, प्यूरिन एल्कोलाइड। देखो प्यूरिन एल्कोलाइड जो होते हैं हमारे, एक प्रकार से जो एल्कोलाइड की डेफिनेशन होते हैं उसके एक्सेप्शन होते हैं, ठीक है। तो ये जो होते हैं हमारे कौन सा टेस्ट देते हैं? अपन से टेस्ट, तो देखो म्यूरॉक्साइड टेस्ट होता है, नेनाइट्रेट प्रोटीन का होता है, मिकोनिक एसिड टेस्ट होता है, नाइट्रेट टेस्ट होता है, ठीक है। तो ये टेस्ट अपन से पूछे गए हैं, इनमें से जो आंसर रहेगा हमारा म्यूरॉक्साइड। म्यूरॉक्साइड टेस्ट जो होता है कैफीन का होता है, हमेशा याद रखना, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पूछ सकते हैं म्यूरॉक्साइड, ठीक है। तो इसमें देखो ये हमारा केमिकल टेस्ट में कैफीन जो होता है, और दूसरे कैफीन के छोटे भाई बहन, जैसे कैफीन के छोटे भाई बहन कौन होते हैं? थियोफाइलिन भी होता है और थियोब्रोमीन भी होता है। थियोफाइलिन का मेन यूज हम ब्रोंकोडायलेटर में करते हैं। ये म्यूरॉक्साइड कलर रिएक्शन देते हैं, ठीक है ना। कैफीन अपन को पेट्री डिश में ले लेना है, उसमें HCl को ऐड कर देंगे, पोटेशियम क्लोराइड को ऐड कर देंगे और हीट कर देंगे, तो कब तक? जब तक वो पूरा ड्राई ना हो जाए,
पर्पल कलर इज obtained by exposing the residue to vapor of the diluted ammonia. Purple color lost with the addition of a fixed alkali. ठीक है ना. कैफीन produced with the white precipitate with the tannic acid solution. ये उसका एडिशनल टेस्ट है. ठीक है, तो ये आपको याद रखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक यहां पर लिखा है, ये एक प्रकार से इन्होंने ये बताया है, एक क्लोरिक इज अ टाइप ऑफ. ठीक है ना, ये किस तरीके की कंडीशन होती है. क्लोरिक इज अ टाइप ऑफ, अपन से टाइप पूछा है, किस तरीके की टाइप होता है. ये कंडीशन है, एक प्रकार से देखें तो ये सिम्टम है हमारा. ठीक है ना, एक क्लोयूरिक जो होती है कंडीशन होती है, और ये इज अ टाइप ऑफ. देखो टॉक्सिक जॉइंटिस ऐसा कोई वर्ड होता नहीं है, अभी भी डिसेंट्री में ऐसा कुछ नहीं होता. हाँ जॉइंटिस तो है, क्योंकि देखो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करा करो. देखो ये तो सी तो हमारा वैसे ही गलत हो रहा है. अब इसमें देखो यहां पर टॉक्सिक जॉइंटिस, तो इसमें तो लीथल हो सकता है. ये हो गया. अब हमारे पास दो बचते हैं. ऑब्स्ट्रक्टिव में तो देखो इसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, इसलिए जॉइंटिस हुआ है. तो ये बेसिकली क्या आएगा, हीमोलाइटिक जॉइंटिस. अपना इसमें आंसर करेक्ट होगा एकदम. हीमोलाइटिक जॉइंटिस क्या होता है देखते हैं. हीमोलाइटिक जॉइंटिस जो होता है प्री हेपेटिक जॉइंटिस होता है. ठीक है ना. टाइप ऑफ द जॉइंटिस अराइजिंग फ्रॉम द हीमोलाइसिस एक्सेस डिस्ट्रक्शन ऑफ द रेड ब्लड सेल्स व्हेन द बाय प्रोडक्ट बिलिरुबिन इज नॉट एक्सक्रीटेड बाय द हेपेटिक सेल्स टू क्लीन अप. जब वो हमारा भाई लिवर से एक्सक्रीटेड ही नहीं हो पा रहा प्रॉपर, तो इसको बोलते हैं अपन हीमोलाइटिक जॉइंटिस. ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है. ये अपना टेस्ट है, यहाँ पर बायोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन आया हुआ है हमारा. इसमें पूछा है इन्होंने, टेस्ट पूछ लिया हमसे, तो भाई कौन सा टेस्ट किसका होता है. तो इसमें फेस टेस्ट दिया हुआ है, डिटेक्ट द आर्टिफिशियल इन्वर्ट शुगर. ठीक है ना, विच जनरली एडल्ट्रेंट ऑफ द हनी. ठीक है ना, ये आपको मोनोसिगम से इंस्टेंट रेड कलर विद द रिसोर्सिनॉल इन हाइड्रोक्लोरिक एसिड. दिस कलर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ. ठीक है ना, तो इसमें देखो ये जो प्रेजेंस होता है, अगर इम्प्योर शुगर है तो फर्फ्यूराइल रहता है उसमें, फिर फर्फ्यूराइल रहेगा. इसका आंसर क्या होगा, शायद डी होना चाहिए आपका. बिल्कुल डी आंसर दिया हुआ है. तो ये लिखा आर्टिफिशियल इन्वर्ट शुगर जो होता है एडल्ट्रेंट ऑफ हनी कंटेन फर्फ्यूराइल. हनी में क्या होता है, हम आर्टिफिशियल ऐड कर देते हैं फर्फ्यूराइल. जो भाई पैक्ड हनी आती है, ठीक है ना, तो उसमें हम फाइस टेस्ट को यूज करते हैं. बस टेस्ट का नाम याद रखो आप, इस वाले टेस्ट को, इससे हम डिटेक्ट करके हनी का एडल्ट्रेशन निकाल लेते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ द सोडियम दैट इज फिल्टर्ड थ्रू द ग्लोमेरुलस अंडरगो द रीअब्जॉर्प्शन इन द. मतलब आपको जो यूरिन फॉर्मेशन है वहां से क्वेश्चन अपना ये बना हुआ है. यूरिन फॉर्मेशन से हमारा क्वेश्चन है. यूरिन फॉर्मेशन में उन्होंने अपन से पूछा हुआ है कि जो रीअब्जॉर्प्शन प्रोसेस होती है वो कहां पर होती है. अपन से क्या पूछा है, रीअब्जॉर्प्शन प्रोसेस कहां होती है. सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि रीअब्जॉर्प्शन कहां होता है. तो देखो सोडियम जो फिल्टर हो जाएगा, ग्लोमेरुलर फिल्टर से निकल गया, वो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में आ जाएगा. ये नेफ्रॉन रहता है अपना इस तरीके से, ये नेफ्रॉन है सपोज. यहाँ पर प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड, ये लूप ऑफ हेनले रहता है. यहाँ पर ये रहता है हमारा डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और लास्ट में क्या आ जाती है, कलेक्टिंग डक्ट आ जाती है. तो अपन से ये पूछ रहा है वो कि भाई जब सोडियम फिल्टर्ड हो जाता है तो वो कहां पर रीअब्जॉर्प्शन होता है. रीअब्जॉर्प्शन समझते हो आप लोग, दो चीजें बहुत अच्छे से सीख लो. ये नेफ्रॉन है, ये ल्यूमेन है. अगर एक्सक्रीशन को बढ़ाना है, या तो बोलो आप एक्सक्रीशन बढ़ रहा, तो उस केस में अपन को क्या बोलना पड़ेगा, रीअब्जॉर्प्शन इनहिबिट हो रहा है, जब तो वो यहाँ ल्यूमेन में रहेगा. और अगर हमने बोला रीअब्जॉर्प्शन बढ़ रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, एक्सक्रीशन उसका कम हो जाएगा. तो सोडियम जो है फिल्टर्ड हो जाता है ग्लोमेरुलस से, और उसका रीअब्जॉर्प्शन होता है, मतलब उसका एक्सक्रीशन कम हो सकता है. तो कहां होता है, डिसेंडिंग लिम्ब, असेंडिंग लिम्ब. लिखो लूप ऑफ हेनले तो जो रहता है मेनली हमारा वाटर का क्या परमिलिटी के रिस्पॉन्सिबल होता है. ठीक है, ये आपका ऑस्मोटिक प्रेशर के अकॉर्डिंग काम करता है पूरा. यहाँ कोई कहानी नहीं. डिस्टल ट्यूब्यूल में आपका क्या होता है, एक्टिव सिक्रीशन होगा. यहाँ पर प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है. अगर मान लो हमारी बॉडी कह रही कि नहीं मेरे को और सोडियम की जरूरत है, तो रीअब्जॉर्प्शन का ऑप्शन हमारे पास रहता है. देखो यहाँ पर जो सोडियम का मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में होता है. ठीक है, फिर बाकी 25% हमारा थिक असेंडिंग लिम्ब में भी हो जाता है, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में भी हो जाता है. लेकिन मेन जो है हमारा मेन साइड रीअब्जॉर्प्शन की सोडियम के लिए, वो क्या होती है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होता है. Which of the following drug is not used in the treatment of the depression? Depression समझते हो आप लोग. डिप्रेशन में एक्चुअल में क्या होता है, डिप्रेशन में हमारी ब्रेन के अंदर सेरोटोनिन का लेवल कम हो जाता है और नॉरएपिनेफ्रिन का लेवल कम हो जाता है. अगर हमको डिप्रेशन का ठीक करना है तो हमको एंटी डिप्रेसेंट ड्रग चाहिए. और एंटी डिप्रेसेंट ड्रग क्या करती है, ऐसी ड्रग्स होती है जो नॉरएपिनेफ्रिन या सेरोटोनिन के लेवल को बढ़ाएंगी हमारे ब्रेन में. तो एक्चुअल में क्या होता है, न्यूरॉन रहता है, उसका रीअपटेक इनहिबिटर होता है. ठीक है, ये कभी अगर आपने देखा हो, ऐसा हमारा न्यूरॉन होता है. यहाँ पर जो भी, यहाँ पर जब न्यूरोट्रांसमीटर रहेगा और अगर यहाँ कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो हमारा डिप्रेशन ठीक होगा. तो अल्टीमेटली ये जो होते हैं ना यहाँ से वापस जाते हैं,
तो अपन इस रीअपटेक को इनहिबिट करते हैं। तो जैसे सर्टलिन है, प्रोक्सिटीन है, इमेप्रामीन है, डेसिप्रामीन है, तो ये क्या होते हैं हमारे रीअपटेक इनहिबिटर होते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर के रीअपटेक को इनहिबिट कर देते हैं, तो ये न्यूरॉन के अंदर वापस नहीं जाते हैं, ठीक है। बंदा अपने घर वापस नहीं जाता है, वो यहीं रहता है, वो काम करता रहता है। और एम्ब्रोक्सोल की तो कहानी अलग ही है। एम्ब्रोक्सोल हमारा क्या होता है, एक्सपेक्टोरेंट होता है, कफ सिरप में यूज होता है। तो इसमें देखो नॉट लिखा है, ध्यान से पढ़ लेना भैया मेरे, नॉट, ठीक है ना। तो नॉट लिखा है, तो नॉट लिखा है, तो नॉट में आपका एम्ब्रोक्सोल रहेगा। ये देखो ये एंटी डिप्रेसेंट ड्रग होते हैं हमारे, इसका क्लासिफिकेशन अच्छे से याद कर लो। एंटी डिप्रेसेंट ड्रग को देखे ना, तो हमने क्या कहा, देखो इसको मैं समझा देता हूँ आपको। एक्चुअल में एक बार में अपन थोड़ा सा समय लेंगे, लेकिन अपन समझते हैं इसको क्या कहानी है, तो आपको ड्रग समझ में आ जाएंगी पूरी। देखो डिप्रेशन का एक थ्योरी चला था, मोनोएमिन थ्योरी कहलाती है वो। मोनोएमिन थ्योरी, आप उसमें ये बताया गया कि हमारे ब्रेन के अंदर सेरोटोनिन भाई हमारे कम हो जाते हैं और नॉन एपिनेफ्रिन भाई कम हो जाते हैं, इनका लेवल हो जाता है कम। और जब इनका लेवल कम हो जाता है तो बेचारा पर्सन डिप्रेशन में चला जाता है, लोगों से बोलना चालना वो बंद कर देता है और बैठ जाता है एक साइड, तो सुसाइडल टेंडेंसी उसमें आने लगती है, समझ रहे। अब साइंस है भाई, हमको एंटी डिप्रेसेंट ड्रग बनानी थी, तो बात चली कि क्या करें यार। तो देखा कि यार ये लोग कम होते हैं ना ब्रेन में, तो यार एक काम करते हैं, इनकी कंसंट्रेशन को बढ़ाने की कुछ अपन जुगाड़ लगाते हैं। कंसंट्रेशन कैसे बढ़ाया जाए, तो एक्चुअल में यहाँ पर अगर आपने कभी न्यूरॉन को देखा हो, डायग्राम में देखा होगा, ये न्यूरॉन है, ठीक है। यहाँ पर इस न्यूरोट्रांसमीटर का सिंथेसिस होता है, यहाँ स्टोर हो जाता है, जरूरत पड़ने पे भाई हमारा रिलीज हो जाता है यहाँ पर न्यूरॉन, और अपने रिसेप्टर्स पे वो काम करता है और अपने एक्शन देता रहता है और मस्त रहता है, समझ रहे हैं आप। जैसे हम लोग हैं भाई, इस दुनिया में आते हैं, हम अपने घर में रहते हैं, घर से बाहर निकल के जाते हैं और ऑफिस में पहुंच गए हम लोग, अपनी सीट पे बैठ के अपना काम करते, तो ऐसे ये लोग कर रहे हैं। अब हम वापस भी आते तो ये वापस अपने घर जाता है, जब ये वापस जाएगा तो उसको क्या बोलते हैं, रीअपटेक बोलते हैं। अब रीअपटेक क्या होता है, रीअपटेक जब वापस घर जा रहा है, रिटर्न हो रहा है न्यूरॉन के अंदर, तो यहाँ पर कंसंट्रेशन होता है कम, और क्योंकि सामने वाले पर्सन को हो गया है डिप्रेशन, तो हमें यहाँ पर बढ़ाना है। तो हमारे दिमाग में क्या है, चलो यार एक काम करते हैं, इसको घर नहीं जाने दे, एक्स्ट्रा काम कराओ, इसको नाइट शिफ्ट लगा दो इसकी, तो ये इस रीअपटेक को अपन ने इनहिबिट कर दिया। तो जो एंटी डिप्रेसेंट ड्रग है उनका मेन कॉन्सेप्ट क्या होता है, उन लोगों ने साइनेप्टिक क्लेफ्ट में अपने न्यूरोट्रांसमीटर के कंसंट्रेशन को बढ़ाया है, ठीक है। एक तरीका ये, कुछ यहाँ पर एंजाइम घूमते रहते हैं, माओ एंजाइम और कॉम्ट एंजाइम, जो क्या करते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर को मेटाबोलाइज करते रहते हैं। तो अपन माओ और कॉम्ट को भी इनहिबिट करेंगे, तब भी यहाँ पे कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, समझ गए आप लोग। तो अल्टीमेटली जो एंटी डिप्रेसेंट ड्रग है ना, उसकी कहानी इतनी सी है, या तो भाई इसमें रीअपटेक इनहिबिटर मिलने वाले हैं आपको, जो अंदर नहीं जाने देंगे न्यूरॉन को, या वो हमारे एंजाइम इनहिबिटर रहेंगे, और अल्टीमेटली इन दोनों का रिजल्ट क्या रहेगा, साइनेप्टिक क्लेफ्ट में हमारा कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, समझ गया। तो वही देखो क्लासिफिकेशन है, उसको समझते हैं अपन क्लासिफिकेशन को, ठीक है। ये देखो क्लासिफिकेशन देखो इन्होंने कहा है रिवर्सिबल, रीमा, माओ ए इनहिबिटर है। माओ इनहिबिटर जो होते हैं हमारे, ठीक है ना, माओ इनहिबिटर है, ठीक है ना। इसमें आपको माओ इनहिबिटर में याद रखना है मैक्लोमिड, क्लोरगाइल, ठीक है ना, मैक्लोमिड होता है, क्लोरगाइलिन होता है। तो ये हमारे क्या होते हैं, सीएम है हमारे चीफ मिनिस्टर साहब है, जो रिवर्सिबल माओ इनहिबिटर, ये ट्रिक बता दिया सीएम साहब से, याद रखना है। माओ ए इनहिबिटर होते हैं, मैक्लोमिड और क्लोरगाइलिन, ठीक है। माओ बी इनहिबिटर भी होते हैं, लेकिन बी यहाँ पे काम नहीं करते, वो डोपामीन का बढ़ाते हैं। वो किसका लेवल बढ़ाएंगे, वो डोपामीन का बढ़ाएंगे। माओ बी यहाँ काम नहीं करता, माओ बी किसका बढ़ाएगा, डोपामीन का बढ़ाएगा, तो वो आपका एंटी पार्किंसोनिज्म है। तो उसमें माओ बी को याद करना बिल्कुल सरल है, यहां पर मैंने बताया, ठीक है ना। देखो इसमें आपको याद करना है, यहां पर पीसीएम याद कर लो माओ ए के लिए, पैरागाइलिन, क्लोरगाइलिन और मैक्लोमिड, ये हो गए। माओ बी का यहां कोई काम नहीं है, वो डोपामीन का बढ़ाते, लेकिन काम तो है। तो यहाँ पर रॉयल स्टैग आती है, ठीक है। रॉयल स्टैग से क्या होगा, रोसाजेलिन और सेलाजेलिन, ये याद कर लो हमारे माओ इनहिबिटर है, ठीक है। ये आपको बहुत क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो हमेशा अब आता है देखो ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट ड्रग, जिसको टीसीए बोलते हैं। टीसीए क्यों है, ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट ड्रग कहलाते हैं। इनमें है कुछ नहीं, इनके पास 3 साइकिल नहीं। आप बोलोगे सर इनके पास तो एटलस की साइकिल है, सर इनके पास हीरो की 3 साइकिल, अरे कुछ नहीं यार, इनके पास बहुत गरीब आदमी है लोग। इनके पास तो क्या होती है, रिंग होती है, इस तरीके से 3 रिंग है, तो इनको बोला ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट ड्रग। ये एक्चुअल में क्या होते हैं, ये रीअपटेक इनहिबिटर होते हैं, नॉन एपिनेफ्रिन और सेरोटोनिन के रीअपटेक को इनहिबिट करते हैं, उसको न्यूरॉन के अंदर नहीं जाने देते। तो उसमें एमिप्रामीन, एमिट्रिप्टाइलिन, ये दोनों अच्छे से याद रखो, ठीक है। प्रेफरेंशियली नॉन एपिनेफ्रिन, मतलब ये भी रीअपटेक इनहिबिटर है, लेकिन नॉन एपिनेफ्रिन का ज्यादा रीअपटेक इनहिबिट करेगा एज कंपेयर टू द सेरोटोनिन, इनको बोलोगे प्रेफरेंशियली।
तो इमिप्रामीन का मेटाबोलाइट बन जाता है डेसिप्रामीन, और एमिट्रिप्टाइलिन का मेटाबोलाइट क्या होता है, नॉरट्रिप्टाइलिन। ये जो होते हैं प्रेफरेंशियली नॉन एपिनेफ्रिन है, एमॉक्सिटिन, रिबॉक्सिटिन, ये क्या होते हैं हमारे प्रेफरेंशियली है, ठीक है ना। इनके लिए आपको याद करने के लिए नारद, नारद से याद हो जाएगा, ठीक है ना। नॉरट्रिप्टाइलिन हो गया, एमॉक्सिपिन हो गया, रिबॉक्सिटिन हो गया और डेसिप्रामीन हो गया। और इसमें एमिप्रामीन है, ठीक है, एमिप्रामीन, एमिट्रिप्टाइलिन, ट्राइमिप्रामीन, डॉक्सीपिन, डोथिपिन और ये क्लोमिप्रामीन, ठीक है। तो ये आप याद करें, ये दोनों को करते हैं। ये मैं ये नहीं कह रहा एक को करता, ये ज्यादा किसका करता है भैया, मेरे नॉन एपिनेफ्रिन का ज्यादा करता है, ठीक है। अब आते हैं सिलेक्टिव सेरोटोनिन रिएप्टेक इनहिबिटर, ये बहुत बढ़िया लोग हैं, इनको SSRIs बोलते हैं। इनको नॉन एपिनेफ्रिन से कोई मतलब नहीं, ये केवल सेरोटोनिन के रिएप्टेक को इनहिबिट करेंगे और कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे सेरोटोनिन का। तो ये बहुत आता है एग्जाम में, फ्लॉक्सिटिन हो गया, फ्लोबोक्सामिन है, फ्लॉक्सिटिन, पेरोक्सिटिन अभी था ऑप्शन में, सर्टलिन, ये तीनों ही क्या थे जो ऑप्शन था अपना, सिलेक्टिव सेरोटोनिन रिएप्टेक इनहिबिटर। सिटालोप्राम, इसिटालोप्राम, ये याद रखना है, ठीक है। इसके बाद है सिलेक्टिव सेरोटोनिन नॉन एपिनेफ्रिन रिएप्टेक इनहिबिटर, इसमें वेनिलाफेक्सिन आता है, ये याद कर लो आप। इसके अलावा एटिपिकल ट्रोजोडोन, मेयांसरिन, ये बिप्रोपियोन, थियानेप्टिन, एमिनेप्टिन, एटोमॉक्सिटिन, ये हमारी कुछ एटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट ड्रग होती है, न्यू ड्रग्स होती है, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज नॉट यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ द एंजाइटी। एंजाइटी किसको नहीं होगी यार, एग्जाम की एंजाइटी तो आपको भी होती है। तो एंजाइटी के ट्रीटमेंट में कौन से ड्रग को यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो यार जो CNS वाली होंगी सब चलेंगी। देखो ये क्लोनाजीपाम है, सेडेटिव हिप्नोटिक ड्रग होती है, बेंजोडाइजेपिन है, तो नींद आ जाएगी यार, चिंता हो रही है, नींद नहीं लग रही, नींद लग गई। सर्ट्रलिन, ये भी यूज करते हैं हम लोग, ठीक है ना। इमिप्रामिन, ये भी यूज करते हैं। यूनोप्रोस्टोन का कोई काम नहीं है यहाँ पर, ठीक है, CNS में इसका कोई काम होता नहीं है, तो इसलिए ये एंटी एंजाइटी नहीं। देखो नॉट लिखा है क्वेश्चन में, तो देखो एंटी एंजाइटी ड्रग है, ये अच्छे से याद कर लेना। क्लोनाजीपाम बेंजोडाइजेपिन का एनालॉग होता है, गाबा एक क्लोराइड चैनल पे काम करता है, उसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देता है, क्लोराइड चैनल ओपन होते हैं, हाइपरपोलाइजेशन हो जाता है और CNS का डिप्रेशन हो जाता है। मतलब हमारा बेंजोडाइजेपिन का मैकेनिज्म है। ये बेंजोडाइजेपिन भाई होते हैं ना जो, ये किस पे काम करते हैं, गाबा ए क्लोराइड चैनल, जो किसका एग्जाम्पल है, आयन चैनल रिसेप्टर का, इस पे जाके क्लोराइड चैनल को ओपन करते हैं, इनकी ओपनिंग फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देते हैं। फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो क्या हो जाता है, हाइपर पोलाइजेशन हो जाता है। क्या होगा, हाइपर पोलाइजेशन हो जाता है, हाइपर पोलाइजेशन हो जाएगा, ठीक है। हाइपर पोलाइजेशन होगा तो CNS का क्या होता है, डिप्रेशन हो जाता है। ये अगर आप देखो ध्यान रखना, बेंजोडाइजेपिन और बार्बिटूरेट्स दोनों लगभग बड़े और छोटे भाई हैं, ये मान के चलो, छोटे मियाँ और बड़े मियाँ है। बार्बिटूरेट्स को हम यूज नहीं करते क्योंकि इसमें टॉलरेंट डिपेंडेंट ज्यादा होती है, ये मेटाबॉलिज्म को इंड्यूस करता है। इसका जो मैकेनिज्म होता है बिल्कुल सेम होता है, गाबा क्लोराइड चैनल पे ये भी काम करता है, लेकिन ये क्लोराइड चैनल की फ्रीक्वेंसी को नहीं बढ़ाता, ये ड्यूरेशन को बढ़ाता है। भाई क्लोराइड चैनल देर तक ओपन रहेगा, ये गेट को बार बार ओपन कराता है। अब आता है सर्टलिन। सर्टलिन जो होता है हमारा, ये सिलेक्टिवली इनहिबिट द मेम्ब्रेन एसोसिएटेड SERT, ठीक है ना। ये जो सेरोटोनिन रिएप्टेक इनहिबिटर होता है और नॉन एपिनेफ्रिन रिएप्टेक इनहिबिटर होता है, ये रिएप्टेक को इनहिबिट करता है। यूनिप्रोस्टोन जो होता है पोटेंट D2 ब्लॉकिंग एक्शन रखता है, ये ग्लूकोमा में यूज होता है बेटा, इसका ड्रॉप वगैरह आता है, ग्लूकोमा में यूज होता है, D2 रिसेप्टर ब्लॉकिंग एक्शन रखता है। इमिप्रामिन अभी देखा हमने, ये नॉन एपिनेफ्रिन सेरोटोनिन रिएप्टेक इनहिबिटर होता है, TCA है, ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट ड्रग होती है, ठीक है। तो अच्छे से याद रखो, देखो यूनिप्रोस्टोन का कोई काम नहीं है, किसके लिए, एंजाइटी के लिए। Which of the following histamine receptor increase the release of the gastric acid? यार कौन सा एसिड, तो आप सब जानते हो, इस दुनिया जानती है, हम क्या जाने यार, पूरी दुनिया जानती है। एसी लॉक को सब जानते हैं। एसी लॉक क्या है, कोई नाम नहीं है ये ऑफिशियल, ये तो कंपनी का नाम है, ये आपका क्या है, ब्रांड नेम है, ये अपना उसका प्रोप्राइटरी नेम है। इसका ऑफिशियल जो नेम होता है, इसके अंदर कौन रहता है, रेनेटेडीन रहता है, और रेनेटेडीन का अगर मैकेनिज्म की बात करो तो H2 ब्लॉकर होता है। तो अपन को पूछ रहे हैं कि जो हिस्टामिन का कौन सा रिसेप्टर जो गैस्ट्रिक एसिड के रिलीज को बढ़ाता है, तो हिस्टामिन के 4 रिसेप्टर होते हैं, H1, H2, H3 और H4। इसमें से हमारा H1 मेन एलर्जी वाला होता है, H2 HCl के रिलीज को बढ़ाने का काम करता है, H3 का जो रहता है ऑटो रिसेप्टर के जैसा काम करता है, H4 भी हमारी एलर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो 4 टाइप के रिसेप्टर हैं। अपना क्वेश्चन ये पूछा था उनने कि कौन से हिस्टामिन के रिसेप्टर से HCl का रिलीज बढ़ जाता है, तो हम बोलेंगे H2 से बढ़ता है। इसलिए जितने भी H2 ब्लॉकर होते हैं उनको हम LT-अल्सा ड्रग बोलते हैं, सिमेटाडीन, रेनेटेडीन। सिमेटाडीन को उठा के अलग कर दिया गया मार्केट से, क्योंकि ये हार्मोनोलॉजिकल एडवर्स इफेक्ट कॉज करता है, साथ में मेटाबॉलिज्म इनहिबिटर होता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, H1 एलर्जी वाला है, H2 HCl वाला है, H3 ऑटो रिसेप्टर है, H4 भी एलर्जी वाला होता है। एक और चीज यहां से आप याद कर लो इसकी, ठीक है, इतना तो कर लिया आपने। अब एक चीज और मैं आपको बता देता हूं, यहां से कहानी में थोड़ी और बात आएगी। यहां से क्या बात आएगी मैं बता रहा हूं आपको।
देखो रिसेप्टर को अच्छे से समझ लो, ये जितने हिस्टामिन के रिसेप्टर है ना भाई लोग मेरे, ये हिस्टामिन के रिसेप्टर होते हैं, ये सब GPCR है, जी प्रोटीन का रिसेप्टर, इसको अपन हेप्टा हेलिकल भी बोलते हैं, इसको 7 ट्रांस मेम्ब्रेन हेलिक्स रहते हैं इसमें, ये भी हम लोग बोल देते हैं। ओके, ये रिसेप्टर हमारे बोले जाते हैं, इसके सब नाम है, जैसे आपके घर का नाम अलग अलग है ऐसे इसके हैं। ये जो जी प्रोटीन का रिसेप्टर है, इसके अगर अपन स्ट्रक्चर को देखें तो ये सेल मेम्ब्रेन पर रहता है इस तरीके से, यहाँ पर ड्रग अपनी बाइंड हो जाती है और अंदर इसका जो वायर डला है कनेक्शन का, वो किसको डला रहता है, जी प्रोटीन को, और ये अटैचमेंट ऐसे स्प्रिंग से रहता है, तो ये 7 हेलिक्स रहते हैं ऐसे, ठीक है। अब ये पूरी कहानी किस पे चल रही है, जी प्रोटीन पे। अब जी प्रोटीन जाके अंदर जुड़ा रहता है, तो वो वहां से एक्सन्स को जनरेट कराता है। तो अगर हम बात करें जी प्रोटीन की, तो जीएस होता है, जीआई और जीक्यू, 3 जी प्रोटीन हमारे मेन होते हैं। जब भी जीएस रहेगा तो एडिनाइल साइक्लेज का स्टिमुलेशन होता है, साइक्लिक एएमपी पाथवे होता है। जीआई है जब भी, तो क्या होगा, यहाँ पर साइक्लिक एएमपी अपना रिड्यूस होगा, और जब जी क्यू रहता है तो IP3DAG पाथवे बढ़ जाता है। ये इतना हमें आता है। अब मैंने पूछा हिस्टामिन रिसेप्टर का बताओ मैकेनिज्म, तो आपको कुछ नहीं करना भैया, 231 लिख दो आप, तो H2 H3 और H1, तो ये इनकी मैकेनिज्म हो गई। अब जैसे मान लो अपन से पूछा कोई रेनिटिडीन का मैकेनिज्म, तो हम जानते हैं H2 ब्लॉकर होता है, हम क्या जानते हैं, H2 ब्लॉकर होता है, लेकिन उसने कहा मुझे तो मैकेनिज्म बताओ, तो फिर हमें याद करना पड़ेगा कि H2 का नेचुरल मैकेनिज्म क्या है, साइक्लिक एएमपी को बढ़ाना, और यहां पर अपन को H2 का क्या पूछ रहे हैं, एंटागोनिस्ट पूछा गया है। H2 का क्या पूछा गया है, एंटागोनिस्ट। तो एंटागोनिस्ट क्या करेगा, अपोज करेगा, तो साइक्लिक एएमपी कम होगा। तो रेनिटिडीन H2 ब्लॉकर की मैकेनिज्म क्या होगी, साइक्लिक एएमपी को कम करने वाली होगी, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है आपको। देखो ये है हमारे H1 रिसेप्टर, चलो इसको पढ़ नहीं रहा, मैं बताता हूं आपको। H1 रिसेप्टर कहता है कि जितने हिस्टामिन की एलर्जी के रिस्पॉन्स होते हैं ना, जैसे रेडनेस, इचिंग, ट्रिपल रिस्पॉन्स, वैसोडाइलेशन, ये सब काम करता है। H2 रिसेप्टर मेनली क्या करता है, HCl के रिलीज को, और H3 होता है ऑटो रिसेप्टर, ये प्री सिनेप्टिक होता है। प्री सिनेप्टिक रिसेप्टर कोई भी वो होता है जो आपके खुद के न्यूरॉन, जैसे ये बताया था अभी डायग्राम, ये प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन होती है, अगर यहां रहेगा तो खुद के ही न्यूरोट्रांसमीटर के रिलीज को इन्वर्ट करता है, इसलिए उसको बोलते हैं ऑटो रिसेप्टर। क्या बोलते हैं, ऑटो रिसेप्टर बोलते हैं, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है यहाँ पे, ऑल आर द एसेंशियल ड्रग एक्सेप्ट, सब भाई जरूरी ड्रग है, एक नहीं है जरूरी ड्रग, तो बताओ कौन सी ड्रग जरूरी। अरे यार हेलोप्रिडोल की बात करो भाई, हेलोप्रिडोल तो हमारा क्या है, ये एंटीसाइकोटिक ड्रग होता है हेलोप्रिडोल। हेलोप्रिडोल क्या है, एंटीसाइकोटिक है, ठीक है ना, ये टिपिकल एंटीसाइकोटिक है। D2 का एंटागोनिस्ट होता है। डायजिपाम हमारा बेंजोडाइजिपिन, ये भी यूज होता है। मॉर्फिन, इससे बड़ा एनाल्जेसिक नहीं है कोई, इससे बड़ा कोई क्या नहीं है, एनाल्जेसिक नहीं है, क्या नहीं है, एनाल्जेसिक नहीं है, तो ये आपको ध्यान रखना। EDT है तो देखो पॉइजनिंग में यूज होता है, तो EDT हमारी एसेंशियल ड्रग नहीं है, ये लेड वगैरह की पॉइजनिंग में दिया जाता है। ठीक है, WHO ने एक लिस्ट दी है जिसको बोलते हैं एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट कहलाती है। उसमें EDTA जो होता है हमारा नहीं आता है। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कम्युनिटी फार्मेसी इज द फार्मेसी विच लिंक बिटवीन द, ठीक है ना। अब जो नाम है देखो, कम्युनिटी फार्मेसी किस किस के बीच लिंक करेगा, कम्युनिटी और हेल्थ, ठीक है ना, तो सिंपल सा आंसर रहेगा इसका कम्युनिटी एंड हेल्थ। कम्युनिटी फार्मेसी क्या करता है, लिंक करता है किसके बीच, कम्युनिटी एंड हेल्थ के बीच, आपको ध्यान रखना है। SOP क्या होता है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है, तो देखो इसमें हमारा बी ऑप्शन है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है ये तो एकदम। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, उसको अपन क्या बोलते हैं, SOP, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स कहलाता है वो हमारा। फिर यहाँ पर SOP जो होता है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, किसी भी वर्क को अगर हमको सिंपल करना है, स्टैंडर्ड करना है, तो हमें ये फॉलो करना होता है। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अपना टी हाफ का फार्मूला उन्होंने पूछ लिया है, तो ये क्या एक्चुअल में हमारा टी हाफ क्या होता है, 0.693/K होता है। इसको अपन को किससे कोरिलेट करना है, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से एंड हमको क्लियरेंस से, तो ये होता है 0.693 × VD/CL होता है। इसको डायरेक्ट आप लोग याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर जो रिएक्शंस होती हैं उसका टी हाफ, जीरो ऑर्डर का क्या होता है, A/2K होता है, ये कंसंट्रेशन होता है। टी हाफ के भी फार्मूले कई बार पूछ लिए जाते हैं, तो ये जो है ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर का है, ये जो है जीरो ऑर्डर का है, ठीक है।
ये फार्मूला है, इसको अच्छे से याद रखेंगे अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फंक्शनल यूनिट ऑफ द फूड एब्जॉर्प्शन। सबसे ज्यादा फूड का एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है? वो सब हम जानते हैं कि इंटेस्टाइन में होता है, और इंटेस्टाइन में माइक्रोविलाई और विलाई रहते हैं, वो सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं। तो इसमें हमारा सी आंसर होगा, बिल्कुल सही, एकदम सी आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग मस्ट बी डन फॉर। ये ऐसी ड्रग्स के लिए करते हैं जो आईसीयू में एडमिट हो जाता है ना पेशेंट, आईसीयू में एडमिट करके जो ड्रग दी जाती है उसी को तो बोलते हैं। उसका डिस्प्ले पे सब चलता रहता है, हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर सब चल रहा है, तो यही तो कहलाती है थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग कहलाती है कि भाई उसका कोई ऐसा तो नहीं टॉक्सिसिटी कॉज करे। तो जो टॉक्सिक ड्रग होंगी उन्हीं के लिए तो करेंगे। भाई पेनिसिलिन तो हमारा सेफ एंटीबायोटिक होता है, तो उसके लिए थोड़ी ना करेंगे। लिथियम कार्बोनेट टॉक्सिक होता है, तो उसके लिए यूज करेंगे। एरिथ्रोमाइसिन मैक्रोलाइड है हमारा, पेनिसिलिन बीटा लैक्टम हम लोग रोज खाते हैं भैया घर पे, अमॉक्सिक्लेव खाते कि नहीं खाते, एरिथ्रोमाइसिन एजिथ्रोमाइसिन सब लोग खाते, रेडोकैनियार सब लोग यूज करते हैं, जेल में करते हो, लोकल एनेस्थेटिक के फॉर्म में यूज करते हैं। लिथियम कार्बोनेट को कभी नहीं करते अपन लोग यूज, किया है किसी ने? ये आपकी क्या होती है, मूड स्टेबलाइजर ड्रग होती है, एंटी मैनिक ड्रग होती है लिथियम कार्बोनेट, ठीक है। तो इसके लिए अगर जिसको भी ये दिया जाता है तो थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग इज द मस्ट, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है। जैसे हार्ड ड्रग्स में डिजॉक्सिन है, प्रोकानामाइड, लिडोकैन है, एंटीसीजन में फेनेटोइन, फिनोबार्बिटॉल, ऑटोइम्यूनिटी डिसीज में जैसे साइक्लोस्पोरिन है, टेक्रोलीमस है, ठीक है। बाइपोलर डिसऑर्डर में जैसे लिथियम वैल्प्रोएट, ये हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहां पर दिया हुआ है हमें, ब्लड डिसऑर्डर, क्या दिया है? ब्लड डिसऑर्डर दैट रिड्यूस द प्रोडक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन। बताइए ब्लड का डिसऑर्डर जिसमें हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। तो अब हीमोग्लोबिन कम हो रहा है तो भाई ये देखो, ल्यूकेमिया तो आपका ल्यूकोसाइड का हो गया, ब्लीडिंग डिसऑर्डर मतलब क्लॉटिंग फैक्टर की कोई समस्या है, हेपेटाइटिस, लिवर में इन्फ्लेमेशन आ जाना, बीटा थैलेसीमिया, इसमें हो जाता है ये प्रॉब्लम। हीमोग्लोबिन को ब्लड लगाना पड़ता है थैलेसीमिया के पेशेंटों को, ठीक है। तो बीटा थैलेसीमिया जो होता है ब्लड डिसऑर्डर होता है, इसमें हीमोग्लोबिन का प्रोडक्शन नहीं होता है। हीमोग्लोबिन हमारा आयरन कंटेनिंग होता है, जो हमारे ब्लड में प्रेजेंट होता है, ऑक्सीजन की कैरिंग कैपेसिटी करता है, बच्चा इसको जानता है, ठीक है। अब आता है कॉमनेस्ट पोजीशन ऑफ अपेंडिक्सेज, ठीक है ना। अपेंडिक्स कहाँ होती है, अपन से पूछ ली सबसे ज्यादा अपेंडिक्स कहाँ होती है, पीएचई का क्वेश्चन है कि अपनी अपेंडिक्स कहाँ होती है, ठीक है ना। तो उसकी पोजीशन क्या होती है, रेट्रोसिकल होती है, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। अपेंडिक्स जो है हमारी, देखो ये है मोस्ट कॉमन पोजीशन, 64% में ये रहती है। पोस्टिलियल भी होती है, प्रीएलियल भी होती है, सबसिकल हो सकती है, पेल्विक हो सकती है, लेकिन मैक्सिमम केसेस में वो ऐसी ही रहती है, आपको ध्यान रखना है, रेट्रोसिकल रहती है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पोजीशन होती है अपेंडिक्स की, ठीक है। इसके बाद देखो मेमेलियन लिवर कंटेन सेल्स दैट आर फेगोसाइटिक, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है, वो मतलब जीएस का क्वेश्चन है। तो कपर सेल इन लिवर, कपर इन सेल लिवर, हम जब छोटे थे तब से पढ़ रहे हैं, तो कपर सेल्स ये फेगोसाइटिक सेल्स होती हैं, ठीक है, कपर सेल इन द लिवर होती है। प्लूस्ट्रियल हेयर इज द टिपिकल माइक्रोस्कोपिक फीचर, ये एक अपना कोग्नोसी का क्वेश्चन है, किसका होता है, तो ये क्यूमिन का होता है। क्यूमिन जो रहता है हमारा, उसका ये फीचर होता है, क्यूमिन का आपका फीचर होता है। में जो क्यूमिन रहता है उसमें देखो मेरिकार्प कंटेन ओनली एंडोस्पर्म, 6 विट्टे रहते हैं उसमें, प्रेजेंस ऑफ द प्लूस्ट्रियल हेयर्स इन द क्रिस्टेटिक फीचर ऑफ द क्यूमिन, ठीक है। इसके बाद प्रिस्क्रिप्शन क्या है, तो रिटन ऑर्डर फ्रॉम द रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, ठीक है ना, टू द, ये देखो रिटन ऑर्डर फ्रॉम द रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, डिस्क्रिप्शन ऑफ पेशेंट सिम्टम, ये कोई मतलब नहीं है, डायग्नोसिस भी नहीं है, डाइटरी चार्ट भी नहीं है, इसका सीधा रिटन ऑर्डर होता है हमारे डॉक्टर का, वो लिख के दे देता है भैया कि जाओ जी दवाई खरीद लो मेडिकल से, ठीक हो जाओ, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। प्रिस्क्रिप्शन में एक चीज इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना, प्रिस्क्रिप्शन जो पार्ट है ना आपका, इसमें आप पूरे उसके जो वो रहते हैं ना, इंस्क्रिप्शन, सुपरस्क्रिप्शन, सिग्नेचर, ये जितने भी उसके लैटिन टर्म्स होती है, ये सब चीजें अच्छे से करके जाना आपके एग्जाम में, कि आपको पूछा जा सकता है एग्जाम में, ये चीजें आपको करके ही जाना है, इनको करके जाओगे एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। एग्जाम में क्या किया जाएगा, आपसे पूछा जाएगा। तो ये प्रिस्क्रिप्शन आपको बन जाना है, फिजिशियन देता है फार्मासिस्ट को, फार्मासिस्ट देता है पेशेंट को। एक्वस आयोडीन सॉल्यूशन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ल्यूजोल सॉल्यूशन होता है, लाइजोल अलग होता है, लाइजोल तो फिनॉल का सॉल्यूशन होता है, ल्यूजोल आयोडीन का सॉल्यूशन होता है, ध्यान रखना, बहुत आता है क्वेश्चन ये, ल्यूजोल सॉल्यूशन याद रखना, आयोडीन का रहता है ये, ठीक है। इसके बाद होता है आईसीसी स्टैंडर्ड फॉर, ठीक है ना, आईसीसी इंडियन क्रिकेट काउंसिल मत बोल देना, फार्मेसी है, इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी होती है, हर हॉस्पिटल में रहती है ये, आईसीसी जो होती है इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी रहती है,
जो हर हॉस्पिटल में प्रेजेंट रहती है, ठीक है। ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, ये हॉस्पिटल फार्मेसी का पार्ट है। जैसे पीटीसी होती है फार्मेसी थेरेप्यूटिक कमेटी, वैसे ये रहती है, ठीक है। इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी होती है, इसको ध्यान रखना। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन विद इन द हॉस्पिटल सेटिंग? एक हॉस्पिटल के अंदर ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन करने का मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है ना। मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन विद इन अ हॉस्पिटल, हॉस्पिटल के अंदर ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन का मेन ऑब्जेक्ट मैक्सिमाइज द प्रॉफिट फ्रॉम द मेडिसिन सेल। नहीं भाई, ये तो गलत है। इंश्योरिंग द फास्टर डिलीवरी ऑफ मेडिसिन टू द पेशेंट, प्रोवाइडिंग द एक्यूरेट एंड सेफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेडिसिन टू द पेशेंट, रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ द मेडिकेशन इन स्टॉक। ये सब चीजें तो नहीं होंगी। देखो डी तो बिल्कुल गलत है हमारा एकदम से, ये गलत है, ये गलत है, इसका तो कोई अस्तित्व ही नहीं है, ठीक है ना। अब इसमें देखो फास्टर डिलीवरी का भी कोई काम नहीं है। मेन ये है कि देखो फास्टर डिलीवरी को थोड़ी ना उससे बोलोगे अटेंडर से कि दौड़ के ले जाओ, अरे ऐसा नहीं होता है। फास्टर डिलीवरी का भी कोई काम नहीं है, सीधा है एक्यूरेट और सेफ डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है ड्रग का, किसके लिए? पेशेंट के लिए। तो ये इसका एकदम सही आंसर होगा हमारा ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पेशेंट हु रिक्वायर्स हॉस्पिटलाइजेशन आर, उसको कौन से पेशेंट बोलते हैं यार? जो हॉस्पिटल में रहता है। इन मतलब क्या होता है? अंदर, ठीक है। तो इन पेशेंट है, आउट पेशेंट है, ठीक है ना। ये जो पेशेंट एबल टू वॉक रहता है उसको एम्बुलेटरी पेशेंट बोलते हैं, एम्बुलेंस घूमती है नहीं। तो ये आपको याद रखना है इन पेशेंट। इन पेशेंट मतलब जो हॉस्पिटल में एडमिट रहता है। द लैटिन टर्म जूरिस्प्रूडेंशियल मींस द नॉलेज ऑफ द। जूरिस्प्रूडेंस क्या होता है बताओ खुद? नियम कानून है भाई, जूरिस्प्रूडेंस हमारे लॉ है, ठीक है। तो लॉ रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन द डिड द फार्मेसी एक्ट कम इन द फोर्स? फार्मेसी एक्ट कब आया? देखो फार्मेसी एक्ट जब हमें सबको पता रहता है 1948 में आया, और 1 अप्रैल 1949 में हमारा क्या बना? फर्स्ट पीसीआई बना। तो जो ए ऑप्शन है हमारा फर्स्ट पीसीआई का है। फार्मेसी एक्ट का डेट पूछा है तो 4 मार्च याद रखना है आपको, ठीक है, याद कर लेना। पीसीआई का हेड ऑफिस कहाँ रहता है? पीसीआई का हेड ऑफिस कहाँ पे है भैया? हमारे देश की राजधानी दिल्ली में है। और पीसीआई किसके अंडर में काम करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली एंड हेल्थ वेलफेयर में। और हमारी फार्मेसी किस में आती है? मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर में आती है। मतलब हमारी जो वर्किंग है वो दूसरी मिनिस्ट्री में, और हमारे ऊपर जो बैठे हुए हैं कंट्रोलर पीसीआई, सीडीएसयू, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, ये किस में आते हैं सब लोग? ये आते हैं हमारे किस में? और मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली और हेल्थ वेलफेयर में। तो पीसीआई जो होती है किसका रेगुलेशन क्या है? इसका काम है एजुकेशन रेगुलेशन मेनली, और रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट का पूरा लेखा जोखा रखना। और सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल सीडीएसयू कहलाता है। ये ड्रग रेगुलेटिंग अथॉरिटी ऑफ जो एचडीएम होता है, इंपोर्ट सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन मैन्युफैक्चरिंग, ये किसके रिकॉर्डिंग चलेगा? सीडीएसयू को, ठीक है। तो देखो फार्मेसी एक्ट को फॉलो कराने वाली एजेंसी हमारे इंडिया में कहलाती है पीसीआई, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। और जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट को फॉलो कराती है उसको क्या बोलते हैं? सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मेन ऑफिसर क्या होता है? डीसीजीआई होता है, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। यही ड्रग को अप्रूव और बैन करता है हमारे। तो ये ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। बायोलॉजिकल एंड बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट आर इंक्लूड इन द शेड्यूल। ये शेड्यूल पे क्वेश्चन जरूर आता है, किस शेड्यूल में बायोलॉजिकल प्रोडक्ट आते हैं? तो हमारा शेड्यूल C1 में आते हैं, ये ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। शेड्यूल में आपका ए रहता है एप्लीकेशन, बी में आपकी फीस रहती है, एक्स में हमारा क्या रहता है? नार्कोटिक ड्रग्स आती है, जिसको एनआरएक्स नंबरिंग करते हैं हम लोग, ठीक है। Which ions are responsible for the release of the ACH from neuron? बताओ न्यूरॉन से ACH का रिलीज कौन कराता है? बताओ कौन कराएगा यार? कौन जिम्मेदारी ले रहा है इसकी? बताओ। देखो सबके अपनी अपनी कहानियां हैं। ये हमारा न्यूरॉन है कोलिनर्जिक, यहाँ पर एसिटाइलकोलिन साइनेप्टिक, यहाँ से कैल्शियम आयन की एंट्री होती है, जो एन टाइप कैल्शियम चैनल कहलाते हैं हमारे न्यूरोनल कैल्शियम चैनल। इससे कैल्शियम आयन की एंट्री होती है। कैल्शियम आयन क्या करता है? वेसिकल्स मेम्ब्रेन को चेंज करेगा, और मेम्ब्रेन हमारी प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन से फ्यूज कर जाती है, और एक्सोसाइटोसिस से क्या हो जाता है? रिलीज हो जाता है, ठीक है। तो ये इसका होता है। सोडियम का एक्सचेंज हिस्टामिन से होता है, तब हिस्टामिन का रिलीज होता है, ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। ज्यादातर न्यूरो ट्रांसमीटर में आपका कैल्शियम का ही इन्वॉल्वमेंट रहता है। Which body parts are often affected by the psoriasis? सोरियासिस से कौन सा बॉडी पार्ट हमारा अफेक्ट हो जाता है? भाई सोरियासिस अगर हो रहा है किसी को तो कौन सा बॉडी पार्ट अफेक्ट होता है सबसे ज्यादा? तो ये देखो, ये तो इन्फेक्शियस डिसीज होती है भाई,
तो अब बॉडी पार्ट इसका कुछ एल्बो में भी हो सकता है, स्काल्प नी में भी हो सकता है, चेस्ट बैक एब्डोमेन कहीं भी हो सकता है सोरियासिस। तो इसका ऑल द अबव आंसर रहेगा, ठीक है, ये तो कहीं भी हो सकता है सोरियासिस। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सोरियासिस जो होती है प्लेक सोरियासिस, डर्टी इची स्किन हो जाती है, ठीक है ना, ये बहुत ज्यादा इचिंग होती है इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ द सोरियासिस, अच्छा क्वेश्चन पूछा है, सोरियासिस के लिए कौन सा, तो एक्रिटिन, इसको क्लोमिप्रामिन तो एंटी डिप्रेसेंट है, ये एंटी, इनका क्या काम है यार, वो डिप्रेशन में थोड़ी ना है बेचारा, उसको तो सोरियासिस हुआ है। तो एक्रिटिन ड्रग सोरियासिस के ट्रीटमेंट में हम यूज करते हैं, किसको यूज करते हैं, एक्रिटिन को यूज करते हैं, एक्रिटिन जो रहती है उसको हम लोग यूज करते हैं, ध्यान रखेंगे आप एक्रिटिन, ठीक है। एक्रिटिन यूज टू ट्रीट द सीवियर स्किन डिसऑर्डर सच एज सोरियासिस, ठीक है, नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द स्किन, ये इसका मेन काम होता है। वेजाइनल सपोजिटरीज आर आल्सो कॉल्ड, ठीक है ना, ये सपोजिटरीज के नाम बहुत आते हैं क्वेश्चन में कि यूरेथ्रल सपोजिटरीज को क्या बोलते हैं, बगीज बोलते हैं, और वेजाइनल सपोजिटरीज को क्या बोलते हैं, पैसरीज बोलते हैं। इनके शेप पूछ लेते हैं, जो हमारी यूरेथ्रल सपोजिटरी वो पेंसिल शेप्स होती है, ये जो वेजाइनल सपोजिटरी होती है टारपेडो शेप होती है। शेप देखो ये अच्छे से कर लेना सोटिक्स में, शेप और उनके कॉमन नेम, जैसे यूरेथ्रल जो सपोजिटरी उसको हम बगीज बोलते हैं, ठीक है, और पैसरीज क्या कहलाती है, वेजाइनल सपोजिटरीज कहलाती है, तो ये ध्यान रखेंगे आप। Which of the following method is simple and oldest method of preparation of the suppositories? suppositories बनाने की भाई मेथड पूछनी है अपन से, कौन सी मेथड जो है ना, आप इसमें ओल्डेस्ट मेथड है, सिंपल और ओल्डेस्ट पूछिए मेथड ऑफ प्रिपरेशन। सिंपल भी है तो देखो सिंपल है यार, तो भाई अब पहले तो मशीनें थी नहीं इस दुनिया में, तो सिंपल है और हाथों से बनाते थे, जैसे पहले हाथों से पापड़ बनाए जाते थे तो ऐसे ही ये बनाई जाती थी, हैंड मोल्डिंग मेथड ये सबसे। अब भाई समय बदल गया, पावर मोल्डिंग आ गई, कंप्रेशन मोल्डिंग आ गई, तो मशीनें आ गई ना पापड़ बनाने की, तो ऐसे ही पहले सपोजिटरीज कैसे बनती थी, हैंड से बनाए जाते थे, तो ये हैंड मोल्डिंग। इसमें देखो लिखा है ये सिंपल है और ओल्डेस्ट भी है, तो यही रहेगा, उसमें कोई डाउट की बात ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनेमा आर आल्सो कॉल्ड, एनेमा का दूसरा नाम क्या होता है बताओ, एनेमा को और क्या बोल सकते हैं, स्टूडेंट्स का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन। एनेमा क्या होता है, हमारा जो भी कंटेंट रहता है हमारे इसमें, जो हमारा कोलोन रहता है उसमें, या हमारे जो एनल कैनाल होती है उसमें रिमूव करने के लिए, तो उसके लिए एनेमा लगाया जाता है, ठीक है। तो एनेमा मतलब परगेटिव टाइप का यहाँ पे वर्क करेगा। ये एलेक्सर का कोई कहानी है नहीं, सस्पेंशन है। अब कुछ सोचो, ये लोग तो यार सब ओरल रूट से दिए जाते हैं, इनका तो कोई काम है ही नहीं, ये तो एनल रूट से दिया जाने वाला है एनेमा। तो यहाँ पे क्या आएगा, ये आएगा क्लिस्टर के नाम से रहता है, अच्छे से याद कर लेना, क्लिस्टर भी बोलते हैं एनेमा को। अच्छा क्वेश्चन है ये, क्लिस्टर भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, पाउडर यूज फॉर एक्सटर्नल यूज, ठीक है ना, जो एक्सटर्नल यूज के लिए यूज करते हैं उनको कौन से पाउडर बोलते हैं, उनको डस्टिंग पाउडर बोलते हैं। डस्टिंग पाउडर तो डिब्बे पे ही लिखा रहता है साफ साफ, जो एक्सटर्नली यूज करेंगे हम तो उसको डस्टिंग पाउडर बोलते हैं। बल्क पाउडर वो होते हैं जो बहुत सारे आ रहे हैं, डिवाइडेड पाउडर पुड़ियों में आते हैं, फर्मेसेंट पाउडर्स भी क्या होते हैं, अलग अलग पाउच में आते हैं, जैसे इनो वगैरह, तो ये फर्मेसेंट में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, व्हाट इज द टाइप ऑफ द एक्वायर्ड इम्यूनिटी इन द फॉलोइंग, ठीक है ना। एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है, एक्वायर्ड मतलब जो भाई हमारी बनेगी धीरे धीरे, ठीक है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होती है, पैसिव इम्यूनिटी होती है कि एक्टिव होती है कि दोनों होती है, क्या आंसर होगा इसमें, देखो पैसिव भी हो सकती है और एक्टिव भी हो सकती है। जैसे मान लो अपन को, मान लो ये एक्टिव का मतलब क्या होता है, हमको एंटीजन दे दिया, जैसे वैक्सीन दे देते हैं, तो फिर एंटीजन जाता है हाइड्रोजन में, तो यहाँ एंटीबॉडी बन जाती है बहुत सारी, ठीक है। पैसिव में जो हमारे इम्यूनोग्लोबिन्स वगैरह आते हैं वो दे देते हैं हम लोग, ऑलरेडी दे दिया हमने। ये सीधे एंटीबॉडी के जो प्रिपरेशन होते हैं वो पैसिव इम्यूनिटी देते हैं, मतलब हमारी बॉडी में कोई इम्यूनिटी एक्टिवेट ही नहीं हो रही ना, और एक्टिव इम्यूनिटी उसको बोलेंगे, इसमें हम पैथोजन का एंटीजन देते हैं, मतलब पैथोजेनेसिटी उसकी रिड्यूस कर देते हैं लेकिन इम्यूनोजेनेसिटी रहती है, हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, बहुत सारी एंटीबॉडी बना के रख लेता है, और फ्यूचर में वही एंटीबॉडी क्या करती है, काम करती रहती है, ठीक है। ये याद रखना, इसमें आपका आंसर जो रहेगा बोथ रहेगा। अंतर दिया हुआ है आपको, एक्टिव इम्यूनिटी जो होती है, एक्टिविटी बाय द होस्ट इम्यून सिस्टम, मतलब हमारी बॉडी में एंटीजन जाएगा फिर होगा ड्यू टू द कांटेक्ट विद द पैथोजन और एंटीजन। देखो मैंने कहा ना वैक्सीन में एंटीजन रहेगा हमारा, ये रहता है। इट ड्यूरेबल एंड इफेक्टिव इन प्रोटेक्शन, बहुत दिन तक काम करता है। इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी प्रेजेंट रहती है भाई हमारे लिए, भविष्य में एक बार हमको भाई जन्म के समय बीसीजी का वैक्सीन लगा, आज तक टीबी की कोई उसका समस्या नहीं है, ठीक है ना। तो क्या है ये रीजन, एक्चुअल में क्या होता है, हमको वहां एंटीजन दे दिया गया लेकिन उसमें पैथोजेनेसिटी नहीं थी, उसमें केवल इम्यूनोजेनेसिटी थी, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमारे रहते हैं।
बूस्टर इफेक्ट रहता है इसमें, ये थोड़ी सी वीक होती है, मेमोरी वगैरह नहीं होती। जितना दोगे, देखो एंटीबॉडी दे रहा है रेडीमेड, जितनी देर वो बॉडी में रहेंगे उतनी देर ये काम करेगी। लेकिन जो अगर आपको तुरंत चाहिए इम्यूनिटी, तो बना बनाया प्रोडक्ट है हमारा एंटीबॉडी। थोड़े दिन बाद चाहिए, 2-3 बार, जब अपन को फीवर आ जाता है, लोग बोलते ना कि वैक्सीन लगवाने के बाद फीवर आता क्यों है फीवर? एक्चुअल में क्या होता है, एंटीजन रहता है उसमें, तो हमारी बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम एक्टिवेट होता है, तो कई बार क्या होता है, हमारा प्रोस्टाग्लैंडिन प्रोडक्शन बढ़ जाता है, फीवर आ जाता है। ठीक है, तो ये रीजन रहता है उसमें। इस क्वेश्चन को पढ़ें, एन एंटीडोट विच कैन बी यूज्ड इन साइनाइड पॉइजनिंग। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। साइनाइड पॉइजनिंग में कौन सा एंटीडोट देंगे हम? ठीक है, तो सोडियम था, यहाँ पर आपका सोडियम नाइट्राइट यूज करते हैं हम लोग। किसको यूज करेंगे? सोडियम नाइट्राइट को। ध्यान रखना है आपको, किसको यूज करते हैं हम लोग? सोडियम नाइट्राइट को यूज करेंगे। सोडियम नाइट्राइट को यूज किया जाता है। ठीक है ना, एंटीडोट कैन यूज इन द साइनाइड पॉइजनिंग। साइनाइड पॉइजनिंग में हम किसको यूज करते हैं? साइनाइड पॉइजनिंग में हम सोडियम नाइट्राइट को यूज करते हैं। ध्यान रखेंगे अच्छे से आप। साइनाइड पॉइजनिंग में 2 यूज होते हैं, सोडियम नाइट्राइट एंड सोडियम थायोसल्फेट, ये दोनों ही यूज किए जाते हैं। पहले नाइट्रेट और फिर सोडियम थायोसल्फेट दिए जाते हैं और हमारा साइनाइड बॉडी से रिमूव हो जाता है। फिर है यहाँ पर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट कब पास हुआ? ड्रग एंड कॉस्मेटिक कब पास हुआ भैया? जब उसका एग्जाम हुआ होगा तब तो पास हुआ होगा ना। तो ये ईयर तो सबको पता है, ईयर कब होता है? 1940 में है। अब 40 तो 3 ऑप्शन में दे दिया, अब क्या करें हम लोग? बताओ किससे मिले, क्या करें? तो कुछ नहीं, हमने आपको बताया था 10 अप्रैल जो होता है इसका डेट होता है। 1 अप्रैल 1949 जो है हमारा, ठीक है, तो वो आपको याद रखना है कि वो हमारा क्या रहता है 1949 में पीसीआई। और इसके पहले फार्मेसी एक्ट का अपना आया था क्वेश्चन, तो 4 मार्च था। तो ये इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ड्रग एंड कॉस्मेटिक हमारी भाई फार्मेसी की किताब है जो रूल रेगुलेशन कराती है। किसका रूल रेगुलेशन कराती है? सबका नहीं कराती है ना, ये इस डीएम का कराती है। इंपोर्ट, सेल्स, डिस्ट्रीब्यूशन, मैन्युफैक्चरिंग, इनको ये रेगुलेट करती है। और इसके लिए जो एजेंसी हमारे इंडिया में काम करती है उसका नाम क्या है? CDSCO बोलते हैं हमको। व्हाट इज द टेम्पोररी मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग? टेम्पोररी मेथड है, परमानेंट नहीं है। ठीक है ना, तो जैसे इसमें कंडोम्स रहते हैं तो ये टेम्पोररी मेथड है, फिजिकल बैरियर क्रिएट कर देते हैं। कंबाइंड पिल में आपका एस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरोन है, जिस मंथ में यूज करेंगे तभी रहेगा। कंडोम्स हैं, ठीक है ना, डायफ्राम है, ये क्या है हमारे? एक्चुअल में ये जो है ये केमिकल है हमारे, इसको COC भी बोलते हैं, ये आ चुका है ESIC में। कंबाइंड ओरल कंट्रासेप्टिव्स कहलाते हैं ये बैरियर क्रिएट कर रहे हैं। कंडोम और डायफ्राम क्या कर रहे हैं? बैरियर क्रिएट कर रहे हैं टू प्रिवेंट द मीटिंग ऑफ द ओवम एंड स्पर्म एंड प्रिवेंट द फर्टिलाइजेशन। और जो कंबाइंड पिल्स रहती हैं ये क्या करती हैं? हमारे LH और FSH के लेवल को कम करती हैं, तो ओव्यूलेशन नहीं होता। क्या नहीं होता? इनहिबिट करती है ओव्यूलेशन को, ये इनका मेन काम होता है। जो हमारी कंबाइंड पिल होती है ना एस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरोन वाली, माला N, ये माला D के नाम से जो आती हैं, ये क्या होती है? हमारी गवर्नमेंट जो होती है फैमिली प्लानिंग के लिए कितना वर्क कर रही है, तो ये कंबाइंड पिल्स क्या करती हैं? ओव्यूलेशन को इन्वर्ट करते हैं। जो कंडोम्स वगैरह होती है फिजिकल बैरियर क्रिएट करते हैं। ठीक है, लेकिन टेम्पोररी मेथड तो सभी हमारी। परमानेंट मेथड में कौन आते हैं? ट्यूबेक्टोमी होती है, फेलोपियन ट्यूब को काट दिया, ठीक है, और ये जो है ट्यूबेक्टोमी हो गई। वेसेक्टोमी में वास डिफरेंस को काट दिया मेल की, तो परमानेंट मेथड है कि अब तो भाई तुम्हारा काम हो चुका, परमानेंट मेथड है, अब तुम कभी दोबारा से फर्टिलिटी नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो वो है परमानेंट। ये तो टेम्पोररी मेथड है जिसको मान लो फैमिली प्लानिंग का पार्ट होता है। फैमिली प्लानिंग का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि कंट्रासेप्शन ही होता। फैमिली प्लानिंग का मतलब होता है कि 2 बच्चों के बीच में प्रॉपर गैप करना। ठीक है, वो कहलाता फैमिली प्लानिंग। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि फर्स्ट बेबी आपका 1 मंथ का है और फिर से प्रेगनेंसी आ गई 3 मंथ बाद। तो गैप को प्रॉपर मेंटेन करने के लिए मतलब अपने कंट्रोल में रहे सब चीजें, तो वही कहलाती है फैमिली प्लानिंग। ठीक है, तो कंडोम है, ये कंबाइंड पिल है, डायफ्राम है, ये सब आते हैं इसमें। तो ये आपको ध्यान रखना है अच्छे से। ठीक है, तो ये अपना पूरा पार्ट कंप्लीट हो गया।